जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे पर्यावरण के प्रमुख सम्मेलन और प्रोटोकॉल। यहाँ से हम लिस्ट वाइज जाएंगे। यहाँ पे मैंने 16 कन्वेंशन और प्रोटोकॉल लिया है जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण है। यह पूरे इमेज फॉर्मेट में दिया है। अगर ये आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा। पहला देखेंगे रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो कि वेटलैंड के संरक्षण और विपन्न उपयोग के लिए समर्पित है। स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 को स्थापना हुई थी। कहाँ पे रामसर? ये ईरान में है। 1975 को इसे लागू किया गया। भारत ने कब हस्ताक्षर? 1982 में किया है। भारत का प्रथम रामसर स्थल कौन सा था? चिल्का झील ओडिशा में है। फुलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, ये भारत के प्रथम रामसर साइट थे। अब हमारे देश में टोटल कितने रामसर साइट है? कुल 100 रामसर स्थल है और 100 का आपको नंबर नाम है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे ज्यादा रामसर सर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, हमेशा याद रखिएगा। कितना? 20 है। सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सी है? सुंदरबन आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल। सबसे छोटे रामसर साइट है रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश और आर्द्रभूमि ये तमिलनाडु में है। और रामसर साइट का सचिवालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। विश्व में अगर सबसे पहला रामसर सर होगा तो वो कौन सा होगा? कोरोबैंग प्रायद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया का है। और विश्व में सबसे ज्यादा रामसर साइट कौन से कंट्री में है? ये यूनाइटेड किंगडम में है, हमेशा जाके यानी कि यूके में सबसे ज्यादा रामसर साइट है। अगर हमारे देश में की बात की तो कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। 2 फरवरी 1971 को ये स्थापना हुई थी। इसी वजह से 2 फरवरी को हम आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं। आपके साथ इनके साथ एक हमेशा याद रखना कि एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है। उसमें क्या होता है? जो भी रामसर साइट है उनको डाला जाता है जिनकी क्या करना है, थोड़ी सी ज्यादा प्रोटेक्शन करनी है। हमारे देश में दो रामसर साइट डाले हैं। कौन कौन से? एक राजस्थान की है और एक मणिपुर की। इनके आपको नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये आपने रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे दिया है। दूसरा हम देखेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन। ये विश्व का पहला वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन है। स्टॉकहोम कन्वेंशन को ही कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट, हमेशा याद रखें, कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट, ये स्टॉकहोम कन्वेंशन को कहा जाता है। 5 जून 1972 को इसे इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। इसी वजह से 5 जून को हम क्या मनाते हैं? 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाते हैं। स्थान का स्टॉकहोम स्वीडन में है। आयोजक कौन था? यूनाइटेड नेशन था। और मेन थीम जी तो इस सम्मेलन का विषय जो था ओनली वन अर्थ, हमेशा याद रखें, स्टॉकहोम कन्वेंशन का कॉन्फ्रेंस का जो सब्जेक्ट था वो ओनली वन अर्थ था। यहाँ पे जो सम्मेलन हुआ था उसमें क्या निकले थे? कुछ सबसे इंपॉर्टेंट 26 प्रिंसिपल निकले थे। और यह क्या हुआ था? यूएनईपी की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? नैरोबी केन्या में, हमेशा याद रखें। और 5 जून को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे भी हम मनाते हैं। किसी भी अगर सम्मेलन का हो तो क्या क्या सबसे ज्यादा उद्देश्य रहेंगे? जितने भी आप बड़ी बड़ी फेंक सकते हो यानी कि बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, सम्मेलन या किसी कन्वेंशन का क्या रहेंगे? एम रहेंगे, मोटो रहेंगे या उसका उद्देश्य रहेगा। जैसे कि देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, विकास और पर्यावरण के बीच हम संतुलन बनाएंगे, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर चर्चा करेंगे। जितनी भी बड़ी बड़ी बातें हैं ये सम्मेलन या किसी रिपोर्ट या कन्वेंशन की बातें होती है, हमेशा याद रखिएगा। ये आपको आगे के कन्वेंशन समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा। भारत की तरफ से कौन गया? भारत की तरफ से इंदिरा जी गांधी गए थे। इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और ये एकमात्र महिला प्रधानमंत्री वहां पे सम्मिलित थी। यहीं पे उन्होंने एक बहुत ही बिग स्टेटमेंट दिया था कि गरीबी ही सबसे बड़ा प्रदूषक है, पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पोल्यूटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमेशा याद रखेगा। ये जो प्रिंसिपल दे है स्टॉकहोम कन्वेंशन में, इसी से क्या हुआ था? रिवो अर्थ समिट में भी आने वाले स्लाइड में हम देखेंगे। 26 प्रिंसिपल हमेशा याद रखेगा। थीम ओनली वन अर्थ, आपके लिए रिवीजन है। तीसरा जो कन्वेंशन है वो साइट्स है। साइट्स का फुल फॉर्म देखते हैं। कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो भी संकटग्रस्त प्रजाति है उसका क्या करेंगे हम? संरक्षण के लिए ये साइट का कन्वेंशन है। और इसको क्या कहते हैं हम? वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको कहाँ पे लागू किया गया था? ये हस्ताक्षर हुए थे वाशिंगटन डीसी में, इसी वजह से साइट को वाशिंगटन यानी कि वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। हमेशा याद रखिए ये किसके लिए है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फोना एंड फ्लोरा के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। 3 मार्च 1973 को इससे क्या हस्ताक्षर किया गया था। 1 जुलाई 1975 को लागू किया। इसी वजह 3 मार्च को हम क्या मनाते हैं? विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को हर साल हम साइट के
स्मृति के दिन में हम मनाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा में है। भारत एक साइट का क्या है? सदस्य देश है, यानी कि मेंबर कंट्री है। और साइट्स के कार्यान्वयन के लिए हमने क्या किया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को हमने पारित की। इसी वजह से हम क्या बनाते हैं? नेशनल पार्क भी बनाते हैं, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं। अगर किसी वन्य जीव की हत्या भी की तो वही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन या क्या करता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आपके ऊपर कार्रवाई का अधिकार पूरा गवर्नमेंट को देती है। साइट्स की जो भी इंपॉर्टेंट 3 अपेंडिक्स है, हमेशा याद रखें। अगर कभी भी पूछा जाएगा तो इसी ऊपर क्वेश्चन बनेगा एक्स्ट्रा ज्यादा कि अपेंडिक्स 1 में क्या रहता है, अपेंडिक्स 2 में क्या है, अपेंडिक्स 3 में क्या है। अपेंडिक्स एक्स में जो भी मोस्ट एंडेंजर यानी कि संकटग्रस्त प्रजाति है उसका क्या करेंगे? हम व्यापार को प्रोहिबिट करेंगे, लेकिन एक्सेप्शनल केस में इसको हम परमिशन में देके, नहीं तो टोटली ये बैन रहता है। कुछ एक्सेप्शनल जब केस होती है तब उसको परमिशन दिया जाता है, नहीं तो ये टोटली बैन रहता है। अपेंडिक्स 2 में कौन सी आती है प्रजातियां? ऐसी प्रजातियां जो अभी संकटग्रस्त नहीं है लेकिन उसके व्यापार से वो क्या आ सकती है? खतरे में आ सकती है, उसको नियंत्रण करना जरूरी है। ऐसी स्पेसीज अपेंडिक्स 2 में आती है, जैसे कि भारतीय अजगर। अपेंडिक्स 3 में कौन सा आता है? ऐसी प्रजाति जिसके संरक्षण के लिए क्या है? अन्य देशों के साथ सहयोग की जरूर है, इसके लिए हम ये अपेंडिक्स 3 आता है। हमेशा याद रखें। इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमने देखा। कब लागू हुआ? 3 मार्च जो है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। साइट हमने यहाँ पे समझौता किया, 1972 का हमने ये पारित किया। ये उद्देश्य जो होते हैं किसी भी यहाँ के, देखिए, संकटग्रस्त प्रजाति की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना, जैव विविधता का संरक्षण करना, बड़ी बड़ी बातें होती है। ये नाम से आपको समझ में आना चाहिए। अगला जो कन्वेंशन है वो सीएमएस कन्वेंशन है। कब लागू हुआ था? कब है का है? 1979 को ये सीएमएस कन्वेंशन है। इसको क्या कहते हैं? इसको बॉन कन्वेंशन कहते हैं। क्यों कहते हैं हम देखेंगे, लेकिन इसका फुल फॉर्म देखते हैं कि कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। देखिए, कोई जानवर या पशु भी रहता है, उसके लिए कोई बाउंड्री होती है क्या? कभी नहीं बाउंड्री होती। इसी वजह से क्या होता है? वो इधर उधर जाते रहते हैं, तो क्या करेंगे? वो माइग्रेट ही करेंगे। तब इनका संरक्षण करने के लिए ये कन्वेंशन लाया गया, यानी कि सीएमएस कन्वेंशन। कब लाया गया था? 23 जून 1979 को लाया गया था। लागू कब किया गया था? 1 नवंबर 1983 को लागू किया था। स्थान कहाँ पे? बॉन। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? सीएमएस कन्वेंशन को बॉन कन्वेंशन भी इसी वजह से कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगी? ये यूएनईपी करेगी। हमने देखा यूएनईपी कब लागू हुई, कब किया था? 1972 के सम्मेलन में यूएनईपी की स्थापना हुई थी। यहाँ पे जो होता है ये क्या करेंगे? हम माइग्रेटरी स्पेसीज का उनको चरणबद्ध तरीके से हम उसको मॉनिटर करते रहेंगे। क्यों कि अगर ऐसा नहीं किया तो प्रजातियों के लिए खतरा रहेगा और बायोडाइवर्सिटी को ये धोखा हो सकता है। इसी वजह से हमने इस कन्वेंशन को बनाया है। आपको क्या याद रखना है? आपको सिर्फ ये डेट याद रखनी है, उसको बॉन कन्वेंशन क्या कहते हैं। और भारत ने कब साइन किया? देखिए, भारत ने उसी समय साइन किया, 23 जून 1979 को ये इसको लागू किया, हमने हस्ताक्षर किया। रेटिफिकेशन कब किया था? 1983 में। हमारी कौन सी मिनिस्ट्री है? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है। आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने दिया है। अगला देखेंगे ब्रूटलैंड रिपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसके बारे में हमेशा ये ध्यान रखेगा। ये कब आई थी, किसने स्थापना की थी, इसके यहाँ से क्या क्या निकला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं धीरे से समझाता हूँ। ब्रूटलैंड रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में उसे प्रकाशित किया गया था। अध्यक्ष कौन थी? आप यहाँ देख रहे हैं, इसका नाम ग्रो हनलैम ब्रूटलैंड। और इस आयोग का जो नाम था हमेशा याद रखे, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि WCEDE ब्रूटलैंड रिपोर्ट आयोग का असली नाम था। और रिपोर्ट का ये एक थीम थी, अवर कॉमन फ्यूचर। ये बहुत बार पूछा गया कि अवर कॉमन फ्यूचर किससे रिलेटेड है। ब्रूटलैंड रिपोर्ट से क्या क्या निकला? एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कंसेप्ट निकली। उसके बाद क्या हुआ? रियो सबमिट हुआ, जो आने वाले स्लाइड में देखेंगे। एजेंडा 21 के बारे में उन्होंने क्या किया? बातें की ही। और आगे चलकर क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक गोल निर्धारित करने के लिए बनी है। और यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कंसेप्ट आपको देखना है कि क्या मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। जैसे कि हम जानते हैं कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं का पूरा करने की क्षमता से हम समझौता ना करेंगे। हम अपना तो डेवलपमेंट अभी करेंगे ही, लेकिन आने वाली पीढ़ी का भी डेवलपमेंट के लिए जो भी संसाधन है उसको हम क्या करेंगे? कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये रिपोर्ट ने बताया। और यही अभी बहुत बार चल रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं कि 2015 में यूएन ने इससे क्या किया? अपनाया है। 2030 क्या करेंगे? इसको हम हासिल करने के लिए यह प्रयास करेंगे। बड़ी बड़ी बातें
ये यहाँ पे लिखिए, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास में संतुलन बल पर देना, गरीबी उन्मूलन करेंगे, पर्यावरण संरक्षण को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। लेकिन ये कभी हुआ है? धीरे धीरे ये होता रहेगा। आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो 17 गोल है ये हमेशा याद होना चाहिए, रट्टा ही मार लो क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है। तो लक्ष्य है 17 गोल्स है, कब प्राप्त करेंगे? 2030 तक। रिपोर्ट का वर्ष दिया है 1987 रिपोर्ट आई थी। ग्रो 100 अध्यक्ष थे। आयोग का नाम देखा है मैंने यहाँ पे, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। रिपोर्ट का जो नाम है अवर कॉमन फ्यूचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखेगा। अगला कन्वेंशन देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, उससे पहले थोड़ा सा जान लेते कि एक वियन्ना कन्वेंशन हुआ था। वियन्ना कन्वेंशन किसके लिए है? ये प्रोटेक्शन करेगा ओजोन की लेयर की, जो भी ओजोन ओजोन की लेयर है उसके प्रोटेक्शन के लिए वियन्ना कन्वेंशन है। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये किसके लिए है? ओजोन डिप्लेशन के लिए, जो भी सब्सटेंसेस यानी कि जो भी तत्व होते हैं, ओजोन क्षयकारी पदार्थ होते हैं, उसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। देखिए ओजोन परत की सुरक्षा के लिए विश्व का ये सबसे सफल पर्यावरण समझौता ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। कब लागू किया गया था, अपनाया गया? 16 सितंबर 1987 को ये अपनाया गया मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसी वजह से हम क्या मनाते हैं? 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन डे मनाते हैं। 1 जनवरी 1989 से लागू किया गया, इसीलिए 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन डे मनाते हैं। ओजोन डिप्लेशन जो सब्सटेंसेस है उसकी यहाँ पे क्या लिस्ट दी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथेल क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे मिथेल बोरोमाइड, यहाँ पे लिस्ट दी है, आप थोड़ा सा याद रखेगा हमेशा। और वो जो होता है वो पृथ्वी के कौन से लेयर में होता है, आपको कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताना है, हमेशा याद रखे। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ही हमने किगाली अमेंडमेंट किया, कब? 2016 में। पहले क्या हुआ था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए ऊपर हम सबसे ज्यादा क्या कर रहे थे? उसको फेज आउट करने की बात कर रहे थे। लेकिन किगाली अमेंडमेंट ने क्या किया कि हाइड्रोक्लोरोकार्बन को भी हम चरणबद्ध तरीके से कम करेंगे, इसके लिए काम किया। और भारत ने 2021 में इसकी क्या की? पुष्टि की है। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दी है, आप हमसे रखें। हमने क्या है? हम यहाँ इस प्रोटोकॉल के मेंबर कंट्री है। हमने इसके लिए क्या बनाया? देखिए ओजोन सेल पर्यावरण मिनिस्ट्री के अंदर हमने बनाया है, हमेशा याद रखेगा, ओजोन सेल। इंपॉर्टेंट क्या है? और ये जो है आपके रिवीजन के लिए है, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला जो देखेंगे वो ये क्या है? एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसका ज्यादा हमें देखना नहीं है। कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट होती है तो वो क्या करेगी? ये आसिया जितने भी डाइवर्सिटी एनवायरमेंट के ऊपर जो काम करना है वो सब करेगी। हम थोड़ा सा देखेंगे ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट एंड नॉन पॉलिटिकल एक थिंक टैंक है। स्थापना कब हुई थी? 1991 में। कहाँ पे है? पटना, बिहार में इसका हेडक्वार्टर है। ये हमेशा याद रखें, इतना ही हमें सबसे ज्यादा जरूरी है। इससे ज्यादा फिर क्या है? आपके गेस वर्क के ऊपर काम करेगा। अगर सबसे इंपॉर्टेंट अब हम देखेंगे पृथ्वी सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट। ये हमेशा याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ही ज्यादा क्वेश्चन निकलते हैं। ये कहाँ पे हुई थी? रियो दी जेनेरो में हुई थी, इसलिए इसे रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी कहा जाता है। कब हुई थी? 1992 में, इसलिए बहुत ही है। जो भी इसके लिए ये ऐतिहासिक सम्मेलन है, हमेशा याद रखेगा। वर्ष 1992, स्थान रियो दी जेनेरियो। किसने आयोजन किया था? यूनाइटेड नेशन ने। 170 से ज्यादा लोग भाग लिए थे और सबसे बड़ा पर्यावरण ये विकास सम्मेलन था। इसका आधिकारिक जो नाम था वो था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये इसका नाम था, हमेशा याद रखें। ये बहुत बार पूछा जाता है। और हमने जो रियो कॉन्फ्रेंस देखा था उसका मेन एम का था, हमने देखा बड़ी बड़ी जो बातें होंगी वो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, पर्यावरण की समस्या पर सहयोग बढ़ाएंगे, भावी पीढ़ी के लिए पृथ्वी को सुरक्षित बनाए रखेंगे, ये था। रियो डिक्लेरेशन से जो महत्वपूर्ण 27 प्रिंसिपल्स निकली, ये हमेशा याद रखे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की देख लिया हमने। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या होता है? जो पोल्यूशन करेगा वही पे करेगा। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, और यह हमेशा याद रखे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कंसेप्ट भी रियो सबमिट के यहाँ से निकली है, हमेशा याद रखे। भारत इसका सक्रिय सहभाग से भाग लिया है। भारत ने क्या? सीबीडी और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर हस्ताक्षर किया। और इसके लिए सीबीडी का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हमने क्या किया? जैव विविधता अधिनियम 2002 को पारित किया है। और पृथ्वी सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट से जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई, ये इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां से क्या क्या निकला? एजेंडा 21 निकला। ये क्या है? ये 21 सदी के पर्यावरण का रोड मैप बताती है एजेंडा 21। जैव विविधता संधि यानी कि कन्वेंशन ऑन
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके बारे में है। देखिए यहां से क्या निकला, फिर जोना प्रोटोकॉल निकला, और कौन सा निकला, नागोया प्रोटोकॉल भी यहाँ से निकला है। और दूसरा कौन सा है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इंस्टीट्यूट निकली। फॉरेस्ट प्रिंसिपल का यहाँ पे उपलब्धि निकली, और सस्टेनेबल डेवलप की अवधारणा को वैश्विक यानी कि ग्लोबल मान्यता यहाँ पे मिली है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। अर्थ समिट कब हुई थी, 1992 को। कहाँ पे हुई थी, रियो दो जनवरो में। उसका आधिकारिक नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। भाग लेने वाले 170 थे। रियो घोषणा से 27 प्रिंसिपल निकले, हमने यह देखा है। एजेंडा 21 यहाँ से शुरू हुआ। सीबीडी यहाँ से निकला। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यहाँ से निकला, जो कि पेरिस समझौता आने वाले हम देखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता इसी का आधार बना। साथ ही साथ क्या बना इसका, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, और इसको हम क्या कहते हैं, रियो समिट भी कहा जाता है। अगला देखेंगे जैव विविधता संधि, यानी कि रियो कॉन्फ्रेंस से क्या निकला है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी निकला। हमने तो देखा कि 5 जून 1992 को रियो दो जनवरो में हुई थी, वहीं से जैव विविधता संधि वहां पे निकली है। हमेशा याद रखें, इसके 3 मेजर आपको फैक्ट्स याद रखना चाहिए। ये इसका 3 मेन ऑब्जेक्टिव है। क्या करेंगे, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करेंगे, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी करेंगे, और फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग है। किसका, बायोडाइवर्सिटी से जो भी मिलता है बेनिफिट, उसको फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग के लिए करेंगे। इसी वजह से यहाँ से सीबीडी से 2 महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल निकले। एक निकला कार्टाजोना प्रोटोकॉल 2000 में, ये किसके लिए है, ये बायोसेफ्टी के लिए। जीएम क्रॉप के बारे में आपने सुना होगा ना, तो ये जीएम क्रॉप, एलएम क्रॉप जो होते हैं, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजन जो होते हैं, उसके लिए कार्टाजोना प्रोटोकॉल है, आने वाले स्लाइड में देखेंगे। और दूसरा जो है वो नागोया प्रोटोकॉल है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो भी रिसोर्सेस मिलते हैं उसको हम कैसे करेंगे, उसको न्यायपूर्ण और समान उसका वितरित करेंगे। ये 3 नियम हमेशा याद रखेगा। आगे हम देखते हैं कि हमने हस्ताक्षर कर लिया है। इसको रेटिफाई कब किया था, 1994 में इसको रेटिफाइड किया था। इसके लिए हमने क्या बनाया है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, यानी कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई। कहाँ पे बनाई, चेन्नई में बनाई है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सीबीडी के सदस्य जो बैठक होती है उसको हम कॉप कहते हैं। अब कॉप 15 में क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा में कनिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अपनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखेगा। 5 जून 1990 को ये सम्मेलन हुआ था। लागू कब किया था, 29 दिसंबर 1993 को। और 22 मई को, हमेशा याद रखें, 22 मई को इंटरनेशनल डे पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाते हैं। यही यहाँ से इसका क्या है, इसका ये सपोर्ट करता है, हमेशा याद रखें, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। यह ट्रिक से हम याद रख सकते हैं कि 3S, यानी कि S से क्या होगा, सेव बायोडाइवर्सिटी करेंगे, ये जो ऑब्जेक्टिव है, सस्टेनेबल यूज करेंगे और शेयर बेनिफिट करेंगे। ये ट्रिक्स दी है, हमेशा याद रखें। अगला देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो कहाँ पे है, यह है जापान में, इसी वजह से उसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल पड़ा है। कब लागू हुआ था, 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। अपनाया कब गया, 11 दिसंबर 1997 को। और स्थान का जापान में है, हमेशा याद रखिए। ये किसके लिए है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों से उत्सर्जन कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौता है, हमेशा याद रखेगा। क्योटो प्रोटोकॉल में 2-4 चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से है, इसको कब अपनाया गया, कहाँ पे हुआ, और इसके फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए कि क्योटो प्रोटोकॉल से ये 3 मैकेनिज्म है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एक है, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन दूसरा है, और एमिशन ट्रेडिंग, ये तीनों आपको कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना चाहिए, बस इतना ही। और साथ ही साथ ये ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। लागू कब किया है, 1997 में। कहाँ पे, जापान में। 2005 में इसको लागू किया गया था, हमेशा याद रखें। ये वर्ष अपनाया गया था 1997 में, लेकिन लागू 2005 में किया। ग्रीन हाउस गैसों को कम करना, और कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये ग्रीन हाउस गैसेस है। इसका नाम आपको हमेशा याद रखना चाहिए। भारत ने क्या किया, भारत इसका मेंबर है। और हमने क्या किया, सीएमडी परियोजनाओं को प्रमुख हम लाभार्थी है। ये क्या होता है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बनेंगे। विकसित देश, विकसनशील देशों में हरित परियोजना जो भी ग्रीन प्रोजेक्ट है उसमें क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। उसके बदले उनको मिलेगा, कार्बन क्रेडिट मिलेंगे। जॉइंट इंप्लीमेंटेशन करेंगे डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री का। तब क्या होगा,
अच्छे से क्या होगा, टेक्नोलॉजी सर्व करेंगे, इसी वजह से उसका भी कार्बन कार्बन एमिशन कम होगा। एमिशन ट्रेडिंग करेंगे यानी कि कम कार्बन ट्रेडिंग करके हम क्या कर सकते हैं, वो कार्बन के यूनिट्स प्राप्त करते हैं और उसको हम बेच सकते हैं। ये तीनों मैकेनिज्म हमेशा याद रखें, इतना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल का एक उत्तराधिकारी भी है, हमेशा याद रखें। 2015 में पेरिस समझौता जो हुआ था वो क्योटो प्रोटोकॉल का ही क्या है, एक सक्सेसर है। इसमें हमने क्या किया, जलवायु कार्रवाई के लिए इसमें शामिल किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखें। अगला देखेंगे कार्टागोना प्रोटोकॉल, जो कि 2000 में आया था। देखिए ये कार्टागोना प्रोटोकॉल हमने देखा कि सीबीडी से निकले, कौन कौन थे, सीबीडी से दो निकले हैं, एक निकला है कार्टागोना प्रोटोकॉल और दूसरा है नागोया प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, बायोसेफ्टी कन्वेंशन है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमेशा याद रखिएगा। ये क्या करेगा, कार्टागोना प्रोटोकॉल है वो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जीएम क्रॉप के लिए ये काम करेगा। क्या करेंगे, इससे जो भी खतरा है उसको हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। कब अडॉप्ट किया गया, 29 जनवरी 2000 को, और उसे लागू कब किया गया था, 11 सितंबर 2003 को इसे लागू किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सचिवालय का मॉन्ट्रियल में है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है, यूएनईपी इसका देखती है। ये कन्वेंशन हमने देखा सीबीडी का, ये कन्वेंशन से यहाँ पे निकला है। प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट यहाँ पे भी दिया जाता है, लेकिन ये किसके लिए है, ये बायो सेफ्टी के लिए। इसी वजह से हमेशा याद रखें कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इसके लिए ये कन्वेंशन है। हमारे प्यारा भारत देश ने कब लागू किया था इसको, हस्ताक्षर किए थे 2003 में, और 11 सितंबर 2003 को हमने इसका लागू किया है। और नोडल एजेंसी कौन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये इसकी नोडल एजेंसी है। और आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, जीएम क्रॉप के जो भी प्रपोजल आते हैं उसको इंप्लीमेंटेशन करने का यानी उसको मान्यता देने का काम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी करती है। ये कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये जीएम क्रॉप जैसे देखा बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न के लिए जो होता है, ये मान्यता देने का काम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी करती है, बहुत ही। नागोया प्रोटोकॉल हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे। अगला देखते हैं जिनेवा प्रोटोकॉल, ये किसके लिए है, वार में जो होता है केमिकल या बायोलॉजिकल हथियारों का प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की ये क्या है, एक इंटरनेशनल संधि है। देखिए ये क्या करता है, सिर्फ यूज करने के लिए प्रोहिबिशन करती है, ना कि स्टॉक या प्रोडक्शन करने के लिए। प्रोडक्शन और स्टॉक के लिए अलग से संधियां है, ये है जैसे कि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972, केमिकल वेपन कन्वेंशन 1993। ये सिर्फ यूज का प्रोहिबिशन करती है जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 में। ये हमेशा याद रखेगा। कब अपनाया गया था, 17 जून 1925 को अपनाया गया। 8 फरवरी 1928 से इसे लागू किया। प्रथम वर्ल्ड वॉर के बाद इसे जिनेवा प्रोटोकॉल को लाया गया है, हमेशा याद रखें। यह सिर्फ यूज पर प्रतिबंध लगाता है, ना कि प्रोडक्शन और भंडारण पर। भारत इसका पक्षधर है और ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। इतना ही सबसे इंपॉर्टेंट था कि ये क्या किन पर हथियारों पर रोक लगाती है, रासायनिक हथियार और जैविक हथियार, इसके ऊपर ये प्रोहिबिशन करती है। स्थान कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला देखते हैं हम, बेसल कन्वेंशन है 1989 को। देखिए ये बीआरएस हमेशा याद रखे, बीआरएस पहला आएगा बेसल कन्वेंशन, फिर आएगा रोटरडैम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन। बीआरएस कन्वेंशन किसके लिए है, बेसल कन्वेंशन जो है वो कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। जो भी हजार्डस वेस्ट एंड होते हैं उसका ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट को क्या करेंगे, हम प्रोहिबिशन करेंगे। इसके लिए बेसल कन्वेंशन है 1989 में। इसे लागू कब किया गया था, 5 मई 1992 को इसको लागू किया गया था, हमेशा याद रखेगा। प्रशासनिक संस्था कौन सी है, यूएनईपी है, इसके लिए हमेशा याद रखे यूएनईपी। भारत ने क्या किया था, रेटिफिकेशन 1992 में भी हमने रेटिफिकेशन किया है। ये हमारा प्यारा भारत देश है। उसका उद्देश्य क्या है, हजार्डस वेस्ट जनरेशन को क्या हम कम करेंगे, अब ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट को नियंत्रण करेंगे और क्या करेंगे, उसको इलीगल ट्रैफिक को रोकेंगे। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा। प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसल कन्वेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कचरा भेजना हो तो उसको सामने वाले देश को पूरा इंफॉर्मेशन प्रायर इन्फॉर्म करना होता है, उसकी कंसेंट लेनी होती है, तभी आप उसको क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आपके ऊपर क्या होगा, प्रतिबंधित किया जाएगा या जुर्माना लागू किया जाएगा। अगला जो कन्वेंशन है वो रोटरडैम कन्वेंशन है। किसके लिए है, ये रोटरडैम कन्वेंशन है प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टन हजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड इन
इंटरनेशनल स्टेट, ये इसके लिए ये रोटरडैम कन्वेंशन है। कब लागू किया, ये कब आया था? 1998 में ये रोटरडैम कन्वेंशन आया था। लागू कब हुआ? 2004 में। इसकी प्रशासनिक संस्थाएं कौन सी है? ये है यूएनईपी और ईएफए यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बिना इसका क्या होता है, इसका कहीं मूवमेंट नहीं होता, ये इसके लिए हमेशा याद रखेगा। भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे? 1998 में इसके साइन किया था और हमने रेटिफिकेशन कब किया? 2005 में, हमेशा याद रखें। इतना ही है, इतना ही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट पर, और ये किसके लिए है? ये है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर केमिकल हजारडस केमिकल एंड पेस्टिसाइड के लिए है। बस इतना ही आप याद रखेगा। उसके ऊपर यहाँ पे आपको सिर्फ ये वन लाइनर फैक्ट्स दिए हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन है 2001 में, ये किसके लिए है? स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन है। कब अपनाया गया था? 22 मई 2001 को अपनाया गया था और लागू किया गया था 2004 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये यूएनईपी जिनेवा में है। पीओपी यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के उत्पादन, उपयोग, व्यापार और उत्सर्जन में कटौती या समाप्ति करना स्टॉकहोम कन्वेंशन का क्या है? महत्वपूर्ण उद्देश्य है। स्टॉकहोम कन्वेंशन पीओपी के लिए क्या लगता है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट कौन से होते हैं? जो परसिस्टेंट हो और ऑर्गेनिक और पोल्यूटेंट हो, यही उसको बनाया जाता है। यहाँ पे यह डेफिनेशन दी है। हम देखें हमारे देश में क्या हुआ था? 24 जनवरी 2026 इसका समर्थन किया और हमने 2006 से इसे लागू भी किया है। इसके लिए हमने नोडल मिनिस्ट्री किसको इंप्लीमेंट की? केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल डिपार्टमेंट को इसका नोडल मिनिस्ट्री भी बनाया गया है। हमने एनईपी भी तैयार की है। अगला देखते हैं हम क्या है? नागोया प्रोटोकॉल है। हमने देखा सीबीडी से कौन से निकले? दो प्रोटोकॉल निकले। एक निकला था कार्टोजोना प्रोटोकॉल जो कि बायोसेफ्टी करेगा, किसके के करेगा? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और साथ ही साथ जीएम क्रॉप की। और दूसरा निकला है कौन सा? नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल क्या करेगा? ये करेगा जो भी अंतरराष्ट्रीय समझ, इसके लिए क्या फेयर जेनेटिक रिसोर्सेस होते हैं उसका क्या करेंगे हम? फेयर एंड इक्वल एंड फेयर बेनिफिट को शेयरिंग करेंगे। इसके लिए नागोया प्रोटोकॉल है। वर्ष 2010 में ये आया था। स्थान नागोया जापान में है। इसका संगठन हमने सीबीडी देखा और 12 अक्टूबर 2014 को इसे लागू किया गया। भारत में 2011 में इसे हस्ताक्षर किए और साथ ही साथ 2012 में इसकी पुष्टि की। हमने क्या बनाया है? जैव विविधता अधिनियम, इसी के इंप्लीमेंटेशन के लिए बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए यहाँ पे फैक्ट्स दी है जो भी इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ कि इन संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का न्यायसंगत एवं समान वितरण करना यानी कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए ही क्या है? नागोया प्रोटोकॉल है। बस इतना ही है, ज्यादा आपको यह ध्यान रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा पर्यावरण संबंधी जो भी सम्मेलन हुए हम देखेंगे। हमने देखा 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। ये पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत था। कहाँ पे? स्वीडन में। रियो समिट देखी कहाँ पे? ब्राजील में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साथ ही साथ क्या देखा? एजेंडा 21 और कौन से देखे? फॉरेस्ट प्रिंसिपल, सीबीडी देखा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज भी देखा। जोहान्सबर्ग समिट उसके कितने 10 साल बाद हुआ। रियो सम्मेलन ये 20 साल हुआ था। या ग्रीन इकोनॉमी की कंसेप्ट दी गई थी। 2000 कॉप 26 में क्या ग्लासगो में होता? ये जलवायु परिवर्तन के लिए। हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखा, इसका क्या करेंगे? ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस को बैन करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल देखा, ग्रीन हाउस गैस की हमने पूरी लिस्ट देखी। कार्टोजना प्रोटोकॉल देखा, क्या करेंगे हम? बायोसेफ्टी करेंगे यानी कि जैविक सुरक्षा करेंगे। नागोया प्रोटोकॉल ये किसके है? दोनों भी सीबीडी के है, हमेशा याद रखे। हमने किगाली अमेंडमेंट भी देखा, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जो भी होता है उसका अमेंडमेंट करके किगाली अमेंडमेंट किया, जहाँ पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसों को काम क्या है? चरमबद्ध पद्धति से कम करेंगे। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन भी देखा हमने, सीबीडी भी देखा। यूनाइटेड नेशन ये मरुस्थली का जो है ये भी रियो समिट से ही निकला है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैट डेजर्टिफिकेशन के लिए, मरुस्थलीकरण के लिए 1994 में ये भी क्या है? रियो समिट से निकला है। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। और सेंदाई फ्रेमवर्क जो है वो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए लागू किया गया था 2015 में। इसका टाइम पीरियड क्या है? 2030 तक है। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी देखा, कब से है? 2015 से लेकर 2030 तक उसे कंप्लीट करना है। यहाँ पे दिया इंपॉर्टेंट। तो जय हिंद दोस्तों, आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।